प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना 15वां पाठ झलकारी के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और इसमें हमने भाषा से के अंतर्गत व्याकरण के प्रश्नों को करना है। हमने कल पहला प्रश्न किया था जिसमें हमने मूल शब्दों को लिखा था। दाईं और खाली स्थान पर मूल शब्द लिखो। रक्षक, सुरक्षा, सुरक्षित, संरक्षक। तो इन सभी क भाग की बात करें तो इन सभी शब्दों का मूल शब्द था रक्षा। और मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द से ही अन्य जो शब्द बनते हैं, और ये जो बनने वाले शब्द होते हैं हम कहते हैं वे इस शब्द परिवार के हैं। तो हमने पहले प्रश्न में मूल शब्द ढूंढ के लिखा था। तो क का एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं। जो क शब्द है, जो क भाग था, उसमें कौन कौन से शब्द दिए थे? रक्षक, सुरक्षा, सुरक्षित, संरक्षक। और इनका मूल शब्द था रक्षा। ख भाग, इसमें मैं शब्द परिवार जो हैं उनको पढ़ रहा हूँ और आप मूल शब्द को आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमें दूसरी बार कर रहे हैं। हम इसका एक तरह से पुनरावृत्ति ही कर रहे हैं। कल मैंने कराया था इसे। सैन्य, सैनिक, सेनापति, सेनाध्यक्ष। इनका मूल शब्द सेना से है। सेना से ही सैन्य बना है। सैनिक या सेनापति या सेना अध्यक्ष। तो मूल शब्द से जो बाकी शब्द बने हैं वे उसी शब्द परिवार के होते हैं, या फिर हम आम भाषा में कह सकते हैं वे उसी शब्द परिवार के सदस्य होते हैं। तो मूल शब्द हमें खोजना था, ढूंढना था, पता करना था। ग है हमारा डरपोक, निडर, डरावना, निडरता। तो इसमें मूल शब्द डर सभी में है। तो मूल शब्द क्या है? डर। डर से ही डरपोक बना, निडर बना, डरावना बना और निडरता बना। घ भाग है विश्वसनीय, अविश्वास, विश्वस्त, अविश्वसनीय। मूल शब्द है यहाँ पे विश्वास। मूल शब्द से ही ये सारे शब्द बने हैं। कौन कौन से? एक बार मैं पढ़ देता हूं। मूल शब्द विश्वास से बनने वाले शब्द हैं विश्वसनीय, अविश्वास, विश्वस्त, अविश्वसनीय। ठीक उसी तरह अंग, मैं पहले शब्दों को पढ़ देता हूं फिर मैं मूल शब्द बताऊंगा। आशावान, निराशा, निराश, दुराशा। ये बना है मूल शब्द आशा से। आशा से ही बना है आशावान, निराशा, निराश, दुराशा। अगला है स्वतंत्र। च भाग है स्वतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्रता, परतंत्रता। और मूल शब्द है तंत्र। तंत्र से बनने वाला शब्द है स्वतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्रता, प्रतंत्रता। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे, पढ़ो और समझो। आज हमने पहला भाग कर लिया था। इसका दूसरा भाग है भाषा से के अंतर्गत पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। पहला है विश्वास, विश्वास, की पात्र। विश्वास की पात्र, ये होगा विश्वास पात्र। शब्द है विश्वास पात्र।
युद्ध की कला, युद्ध कला, ये पाठ के ही शब्द हैं, आपको याद आ रहा होगा। युद्ध की कला, युद्ध कला। घोड़े की सवारी, घोड़े की सवारी, ये कहलाता है घुड़सवारी। घोड़े की सवारी, घुड़सवारी। देश का द्रोही, देश का द्रोही, देशद्रोही। सभी हमारे पाठ से आए हैं। देश का भक्त, का भक्त, देशभक्त, देश भक्त। तो इन शब्दों के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, इनका अर्थ हमें इसी से ही पता चल जाता है। अगर देखा जाए, विश्वास पात्र, विश्वास की पात्र या विश्वास का पात्र, दोनों ही सही है। विश्वास पात्र, जिसपे विश्वास किया जा सके, विश्वास करने लायक। युद्ध की कला, युद्ध कला, युद्ध लड़ने की कला, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, तो युद्ध कला, युद्ध लड़ने की कला। घुड़सवारी, घोड़े की सवारी, तो ये दो दो शब्दों से बना है। घुड़ सवारी, घुड़ मतलब घोड़े के लिए बोला जाता है, घोड़े की सवारी। देशद्रोही, देश का द्रोही, जैसे हमने पाठ में दुलाजी ठाकुर के बारे में पढ़ा था, वो देशद्रोही था। देशद्रोही का अर्थ है देश का द्रोही। देशभक्त, देश का भक्त, तो ये दो शब्दों के मेल से बना है और इसका अर्थ हमें ये पढ़ते ही समझ आ जाता है। देशभक्त, देश का भक्त। देशद्रोही, देश का द्रोही। घुड़सवारी, घोड़े के लिए कहा है, सवारी मतलब सवारी का, घोड़े की सवारी। घुड़सवारी, घोड़े की सवारी। युद्ध कला, युद्ध की कला, अगर पाठ के अनुसार बोले, झलकारी ने घुड़सवारी सीखी। झलकारी ने घुड़सवारी सीखी मतलब घोड़े की सवारी, घोड़े की सवारी कैसे की जाती। युद्ध की कला, झलकारी ने झांसी की रानी के साथ युद्ध कला सीखा, युद्ध लड़ने की कला। देशभक्ति, झलकारी देशभक्त थी। देशभक्त मतलब देश की भक्त या देश का भक्त। देशद्रोही, दुलाजी ठाकुर देशद्रोही था, देश का द्रोही। और अगला है विश्वास की पात्र, विश्वास पात्र। पाठ के अनुसार झलकारी महारानी लक्ष्मीबाई की विश्वास पात्र थे, विश्वास की पात्र थे, इस पे भरोसा किया जा सके। तो इस तरह हमने पढ़ा, शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ आपको समझ आ गया होगा। विश्वास पात्र, विश्वास की पात्र या विश्वास का पात्र। युद्ध कला, युद्ध की कला। घुड़सवारी, घोड़े की सवारी। देश का द्रोही, देशद्रोही। देश का भक्त,
देशभक्त। कुछ और शब्द हैं उनको भी कर लेते हैं तो ये हमें और क्लियर हो जाएगा और समझ आ जाएगा। पढ़ो और समझो। तो हमने देखा कैसे दो शब्दों के मेल से एक शब्द बना है और उनका अर्थ कितनी आसानी से हमें समझ आया। अगला है हमारा इसी का दूसरा ही भाग है, निसंकोच कैसे बना है। एक शब्द निसंकोच, नया शब्द था निसंकोच। इसमें ये शब्द बना है, निह उपसर्ग लगा है, निह जमा या धन संकोच। निह का अर्थ होता है, निह का क्या अर्थ होता है? बिना। हमने आपको प्रत्यय बताया था, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग पहले लगता है, आगे लगता है या पहले लगता है। तो इन शब्दों में देखा संकोच से पहले निह लगा है। निह का अर्थ होता है बिना, निह का अर्थ होता है बिना। निह जमा संकोच, निसंकोच, बिना संकोच के, बिना संकोच किए, बिना झिझक के। तो निह क्या है? उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के आगे आकर या पहले लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ उपसर्ग है नि। नि उपसर्ग अगर संकोच के साथ लगेगा तो निसंकोच शब्द बनाएगा। ठीक इसी तरह और भी है, निसंदेह। और नि संदेह। निसंदेह उपसर्ग है नि जमा संदेह, निसंदेह। बिना संदेह के, निसंदेह, नि जमा यानी धन संदेह, निसंदेह। तो शब्द कैसे बना है? निष्काम। निष्काम। नि जमा काम, निष्काम। निष्फल, निष्फल। नि जमा फल, निष्फल। बिना फल के, बिना काम के, बिना संदेह के, बिना संकोच के। निह का अर्थ होता है बिना। तो निह जो उपसर्ग हम लगाए इसका अर्थ होता है बिना। तो बिना संकोच, निसंकोच का अर्थ होता है बिना संकोच। निसंदेह बिना संदेश, निष्काम बिना काम, निष्फल बिना फल, और है निश्चिंत बिना चिंता। निश्चिंत को आपको बताइए, निश्चिंत। निश्चिंत का अर्थ होता है बिना, निश नि नमा चिंत, बिना चिंता के। तो ये सभी नए शब्द थे और इन शब्दों की उत्पत्ति और अर्थ के बारे में हमने बताया। इसमें उपसर्ग लगा है निश, निह, निह, इसको उच्चारण होता है निह, और निह का अर्थ होता है बिना। निह का क्या अर्थ होता है? बिना। तो ये
इन शब्दों को फिर से पढ़ लेते हैं। निसंकोच, निसंकोच, नि जमा संकोच, निस्संदेह, नि जमा संदेश, निष्काम, नि जमा काम, निष्फल, नि जमा फल, निश्चिंत, नि जमा चित, निश्चित। तो ये थे शब्दों के बारे में हमने जाना, पढ़ो और समझो। अब हम चलते हैं पढ़ो, समझो और लिखो। ये तीसरा प्रश्न है, और एक तीसरा प्रश्न बहुत ही सरल है। पुरुष का महिला दिया है, तो मतलब ये क्या है, कौन सा शब्द बन रहा है, लिंग बदलो। पुरुष का महिला है, मतलब कि लिंग बदला गया है। तो ठीक इसी तरह हमें इसमें लिंग बदलना है। ये तीसरा प्रश्न है हमारा। तो तीसरा प्रश्न भाषा से के अंतर्गत इसको करते हैं, और एक में पाठ्य पुस्तक में ही हो जाएगा क्योंकि जगह दिया हुआ है। ये है हमारा तीसरा प्रश्न। ये है पढ़ो, समझो पढ़ो, समझो और लिखो, और लिखो। और कौन सा है, पहला हमें दिया ही हुआ है, पुरुष। पुरुष, इसका उत्तर हमें लिखा है महिला। तो हमें इसी तरह और शब्द दे रखे हैं, उनको लिखते हैं। पहले बाघ, वीर, सम्राट, सम्राट, दूसरा है विद्वान, और अंतिम है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। तो सबसे पहला उदाहरण से ही हमें पता चल गया कि पुरुष का महिला मतलब यहाँ लिंग बदलने के लिए कहा जा रहा है। पुरुष का महिला, उसी तरह बाघ, पुरुष बाघ है, पुल्लिंग शब्द है, हमें यहाँ पे स्त्रीलिंग लिखना है। बाघ का स्त्रीलिंग होता है बाघिन, बाघ का बाघिन, तो हम लिखेंगे बाघिन। बाघिन। वीर पुल्लिंग शब्द है, वीर का स्त्रीलिंग है वीरांगना, लिखेंगे वीरांगना। वीरांगना। सम्राट। वीर पुल्लिंग है, वीरांगना स्त्रीलिंग रूप, बाघ पुल्लिंग बाघिन, पुरुष महिला। सम्राट सम्राज्ञी, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी। ठीक उसी तरह विद्वान का विदुषी, विद्वान का विदुषी। विद्वान पुल्लिंग शब्द है और विदुषी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। विद्वान का विदुषी। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारी पुरुष पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग है उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी। का र में फिर छोटी ई की मात्रा होगा, वर्णी, उत्तराधिकारिणी। ये नए शब्द हैं, जरा ध्यान से देखना। विद्वान पुल्लिंग शब्द है, विदुषी स्त्रीलिंग है, वीर का वीरांगना। और लिंग बदलों के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जब हम लिंग बदलों की बात करते हैं तो केवल व्याकरण से संबंधित ही प्रश्न नहीं है, हमारे जो पाठ्य प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के जो पाठ से भी आएंगे। तो कोई ये ना समझे कि ये तो हमारे व्याकरण की पुस्तक में नहीं था, अरे हमारे पाठ्य पुस्तक में तो है। ये वीर का वीरांगना है, विद्वान का विदुषी है, उत्तराधिकारी का उत्तराधिकारिणी है, सम्राट का सम्राज्ञी है, पुरुष का महिला, बाघ बाघिन। तो जब भी लिंग बदलो है तो ये भी उसी का भाग है। तो ये कोई ना समझे कि केवल हमारे व्याकरण, जब लिंग बदलो की बात है तो केवल हमारे व्याकरण की पुस्तक से ही प्रश्न आएंगे। ये हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी तो वही हैं। तो इसका जरा ध्यान देना है, और खासकर जो नए शब्द हैं इनको हमें ध्यान से करना भी है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, पढ़ो समझो और लिखो। पुरुष, पुरुष का महिला रूप है, अरे पुरुष का महिला होता है, यहाँ पे लिंग बदला गया। प्रश्न कौन सा है? लिंग बदलो। बाघ का, या फिर हम ये भी कह सकते हैं पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखो, लिंग बदलो नहीं। ये सब हमें पुल्लिंग शब्द दिए गए थे, इनका स्त्रीलिंग रूप लिखने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो पुरुष का महिला, पुरुष का महिला, बाघ का बाघिन, वीर का वीरांगना, सम्राट सम्राज्ञी, विद्वान विदुषी, उत्तराधिकारी उत्तराधिकारिणी। इन सबको ध्यान देना है और याद करना है। खासकर नए शब्द हैं, वीरांगना, उत्तराधिकारिणी, विदुषी, सम्राज्ञी। बाघिन तो शायद हमने कर रखा, महिला भी हमने कर रखा। तो नए शब्दों पे को ध्यान से देखना है और उन्हें करना है। अगला मेरा प्रश्न है, रेखांकित शब्द का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। तो ये है हमारा चौथा प्रश्न, ये आपने कर ही लिया होगा। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। वचन बदलना है और वाक्य फिर से लिखना है। रेखांकित शब्दों का वचन, शब्दों का वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। वाक्य दोबारा लिखो। पहला है हमारा क भाग है, महारानी शत्रु पर टूट पड़ी। शत्रु है रेखांकित शब्द। महारानी, महारानी शत्रु पर, तो वचन बदलना है, मतलब एक वचन का बहुवचन। शत्रु एक वचन है
और हमें इसका बहुवचन रूप लिखना है। और ये रेखांकित भी है। शत्रु पर टूट पड़ी, शत्रु पर टूट पड़ी। तो अब हम इसका वचन बदलेंगे। रेखांकित शब्द है शत्रु, शत्रु एक वचन है, हम इसका बहुवचन रूप लिखेंगे। तो महारानी शत्रुओं पर टूट पड़ी, और उसके अनुसार अगर वाक्य में, क्योंकि आपको पता है वचन जो है, वचन और लिंग के अनुसार क्रिया में भी बदलाव आ सकता है। तो अगर कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव को भी लिखेंगे। तो हमारा ये है पहला वाला, महारानी शत्रु पर टूट पड़ी। तो वचन बदलना का अर्थ क्या है यहाँ पे, कि अगर एक वचन दिया है तो हम उसका बहुवचन रूप लिखेंगे। और मेरे ख्याल से सभी एक वचन के ही हैं। अगर वचन बदलने के लिए कहा गया है तो मतलब सब इसमें एक वचन ही दिखे हैं। जो भी जितने भी रेखांकित शब्द मुझे दिख रहे हैं वो सब एक वचन के ही हैं। और हम इसका बहुवचन रूप लिखेंगे। तो ये है महारानी शत्रु का हो जाएगा शत्रुओं, शत्रु शत्रुओं पर, शत्रुओं पर टूट पड़ी, टूट पड़ी। बाकी कोई बदलाव नहीं है, केवल हमने शत्रु जो था एक वचन उसको बहुवचन से लिखा और वाक्य में किसी प्रकार का अन्य कोई बदलाव नहीं। और ये दोबारा आपको लिखना है। तो ये हमारा ये था क प्रश्न, क भाग। अब चलते हैं हम अपने ख भाग। अब हम अपने ख भाग पे चलते हैं। ख है हमारा ख भाग। एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिक पर पड़ी। एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिक पर पड़ी। रेखांकित शब्द है सैनिक। इसका क्या अर्थ है कि हमें सैनिक का वचन बदलना है। तो एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिक का बहुवचन सैनिकों, अंग्रेज का सैनिक का क्या हो जाएगा बहुवचन सैनिकों पर, सैनिकों पर पड़ी, सैनिकों पर पड़ी। तो बहुत ही आसान देखा, हम इसे बड़ी आसानी से कर लेंगे। एक वचन को बहुवचन में बदलना है और वाक्य में अगर कोई बदलाव आता है तो उसके हिसाब से बदलाव भी करना है। तो जो शेष है हम उसे कल करेंगे। तो आज हमने
क्या किया हमने आज, पढ़ो समझो किया और लिंग बदलने वाला प्रश्न किया। इसे याद करिएगा, खासकर इसमें जो नए शब्द आए हैं उनको। शेष प्रश्नों को हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।